संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बिहार में चुनाव का बिगुल बजने से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कवायद तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और बिहार भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में भाजपा चुनाव समिति की बैठक हुई। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भाजपा चुनाव समिति की बैठक पर कहा कि बहुत ही विस्तृत तरीके से एक एक मौजूदा सीट पर चर्चा हुई। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की कल अहम बैठक हुई। बैठक के बाद सीपीआईएम के विधायक अजय कुमार ने दावा करते हुए कहा कि सब कुछ फाइनल हो गया है। मंगलवार को किसी भी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। गठबंधन की बैठक पर विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि सीट बंटवारा पूरा हो चुका है और सहनी ने चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री बनने का दावा भी किया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बैठक के बाद कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के सुझावों पर विचार करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सीटों का बंटवारा सुचारू रूप से हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने एसआईआर पर भ्रम फैलाया, इन पर मुकदमा चलना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा गोवा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार करने के बाद भाजपा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि केजरीवाल को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं या नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मेट्रो के पहले चरण का आज करेंगे उद्घाटन। पटना में मेट्रो की शुरुआत से शहर में यातायात जाम की समस्या से निजात मिलने की है उम्मीद। पटना मेट्रो के पहले चरण में मेट्रो न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ रोड तक चलेगी। ये मेट्रो आधुनिक तकनीक से लैस होगी। इसमें स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम, ऊर्जा कुशल ट्रेनें और यात्री सुविधाओं के लिए आधुनिक स्टेशन शामिल हैं। ओडिशा के कटक में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। हिंसा के बाद पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। शहर के 13 इलाकों में कर्फ्यू अभी भी लागू है। कटक में आज शाम 7 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। विश्व हिंदू परिषद ने आज कटक में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। हिंसा में 8 पुलिस कर्मियों समेत कुल 25 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ओडिशा के पुलिस महानिदेशक योगेश बहादुर खुरानिया ने कहा कि कटक में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। पुलिस स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हिंसा में शामिल सभी असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कटक में हुई दो समूहों के बीच झड़प की घटना पर गहरी चिंता और दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार कानून और व्यवस्था के प्रति कोई ढील नहीं बरतेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन घटनाओं को लेकर बेहद गंभीर है और जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को बाधित करने में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ओडिशा के सीएम ने नागरिकों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार स्थिति पर पूरी तरह नजर रखे हुए है और शांति बहाली के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भीषण आग लगने से 6 मरीजों की मौत हो गई। सवाई मानसिंह अस्पताल में भीषण आग लगने पर जयपुर पुलिस आयुक्त विजय जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि हमारे एफएसएल टीम की जांच में सामने आएगा कि आग लगने का क्या कारण रहा। प्रथम दृष्टया ये शॉर्ट सर्किट लग रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सवाई मानसिंह अस्पताल में भीषण आग लगने के बाद स्थिति का जायजा लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आग लगने की घटना पर वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली और घायलों के इलाज की समीक्षा भी की। उन्होंने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने पर राजस्थान सरकार में मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने दुख जताते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता जो लोग थे उनमें से अधिकतर लोगों को बचा लिया गया है। खांसी की दवाओं की गुणवत्ता और उनके विवेकपूर्ण उपयोग को लेकर हाल ही में उठी चिंताओं के मद्देनजर
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने की। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों, औषधि नियंत्रकों और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशकों ने भाग लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी औषधि निर्माताओं को संशोधित शेड्यूल एम के कड़े अनुपालन के निर्देश दिए और कहा कि गैर अनुपालक इकाइयों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने राज्यों को सलाह दी कि बच्चों में खांसी की दवाओं का उपयोग अत्यंत विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए, क्योंकि अधिकांश खांसी बिना दवा के स्वयं ठीक हो जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया कि सभी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र किसी भी असामान्य बीमारी की तुरंत रिपोर्ट करें। दवा की दुकानों पर कफ सिरप की बिक्री पर सख्ती से नजर रखी जाए। नौसेना आज विशाखापट्टनम में दूसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आंद्रोथ को शामिल करने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आंद्रोथ का भारतीय नौसेना में शामिल किया जाना क्षमता वर्धन और स्वदेशीकरण की दिशा में नौसेना के सतत प्रयासों में एक अन्य मील के पत्थर का परिचायक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 से 10 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। 2014 के बाद से किसी रक्षा मंत्री की यह पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वहीं सिडनी में एक व्यापारिक गोलमेज बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे, जिसमें दोनों पक्षों के उद्योग जगत के दिग्गज शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यात्रा के दौरान 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की योजना है, जो सूचना साझा करने, समुद्री क्षेत्र और संयुक्त गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाएंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज बेंगलुरु में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वक्फ बोर्डों के साथ 1 दिवसीय क्षेत्रीय बैठक आयोजित करेगा। बैठक में वक्फ बोर्डों को मजबूत बनाने और हाल ही में शुरू किए गए उम्मीद पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान द्वारा आज से 7 अक्टूबर को नई दिल्ली में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी की मेजबानी की जाएगी। उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में बना चक्रवाती तूफान शक्ति कमजोर पड़ गया है। साथ ही ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम और दक्षिण पश्चिम अरब सागर की ओर मुड़ गया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, मिरिक और डुआस के बड़े हिस्से में शनिवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। मिरिक और दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाकों में इससे भारी भूस्खलन हुआ। इसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और दर्जनों के घायल होने की भी सूचना है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के मिरिक में भूस्खलन से आवासीय भवनों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में भारी बारिश के कारण जलदापारा वन पर्यटक लॉज पर लकड़ी का पुल ढह गया। पर्यटकों को कुमकी हाथी द्वारा बचाए गए। बिहार में भारी बारिश के बाद कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से लोग नाव के सहारे सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र की 2 पंचायत और आंशिक रूप से 3 पंचायतों के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। दिल्ली एनसीआर में आधी रात तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश। पंजाब के अमृतसर में आज सुबह से कई हिस्सों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, पंजाब और उत्तराखंड में आज अत्यधिक बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के गुना स्थित सरदार मार्केट के कपड़ा बाजार में रात को भीषण आग लग गई। आग एक गोदाम से शुरू होकर आसपास की दुकानों तक फैल गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
मणिपुर में सुरक्षा बलों ने जिरीबाम जिले में 2 शक्तिशाली आईईडी बरामद किए। इसके बाद दोनों को नष्ट कर एक बड़े हादसे को टाल दिया गया। मुंबई पुलिस आयुक्तालय ने आगामी 12 अक्टूबर से 10 नवंबर तक शहर में आकाश लालटेन की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर 30 दिनों का प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ के जवानों ने 2 अलग-अलग अभियानों में तस्करी की कोशिशों को नाकाम करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। बीएसएफ ने सीमा पर एक ड्रोन और 525 ग्राम आइस ड्रग बरामद की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर शिकागो के सम्मान समारोह में कहा कि उत्तर प्रदेश आज विकास और सुशासन का नया प्रतीक बन चुका है। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर आसपास के गोदामों को बचाया। गोदाम में कुछ केमिकल और कपड़े रखे थे। शरद पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर पावन स्नान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने एक्स पर लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला, लक्ष्मी पूजन और चंद्रदेव की आराधना का ये पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। दिल्ली में हैजा के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। इस साल लगभग 250 मामले सामने आए हैं। हालांकि अभी तक किसी की मौत की सूचना नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रस्तावित समग्र व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए 6 से 7 अक्टूबर तक कतर की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि पश्चिम एशिया की इस देश के साथ समझौते को अंतिम रूप के चरणों पर भी बातचीत होगी। दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। मौजूदा व्यापार बाधाओं और गैर शुल्क मुद्दों के अलावा व्यापार व निवेश बढ़ाने के अवसर भी तलाशेंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार वार्ता में प्रस्तावित भारत कतर मुक्त व्यापार समझौते पर गहनता से विचार विमर्श करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि दोनों देशों को एक ऐसी डील की जरूरत है जो भारत के रेड लाइंस का सम्मान करे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और इसलिए भारत के लिए उसके साथ व्यापार समझौता जरूरी है, लेकिन इस डील में भारत की अहम शर्तों को मानना होगा। उन्होंने साफ किया कि कुछ चीजों पर समझौता हो सकता है, लेकिन कुछ पर बिल्कुल नहीं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की 14वीं दौर की वार्ता 6 अक्टूबर से ब्रसेल्स में शुरू होने जा रही है। इससे पहले यूरोपीय कंपनियों ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सरकार की मेक इन इंडिया पहल में अपनी गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय बिजनेस फेडरेशन इन इंडिया की दूसरी वार्षिक आम बैठक में भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हार्वे डेल्फिन ने कहा कि भारत पहले से ही बड़ी संख्या में यूरोपीय निवेश और कारोबार का केंद्र है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित FTA से दोनों पक्षों के बीच व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं।
विश्व बैंक की दक्षिण एशिया की मुख्य अर्थशास्त्री फ्रांसिस्का ऑनसॉर्च ने कहा कि नवंबर 2022 में चैट जीपीटी के आने के बाद से भारत का कंप्यूटर सेवा निर्यात 30% बढ़ गया है, जबकि कुल सेवा निर्यात स्थिर रहा है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अधिक व्यापार समझौतों पर मुहर लगने की प्रक्रिया विनिर्माण क्षेत्र में पुनर्जागरण जैसी स्थिति ला सकती है। उन्होंने इसे भारत के लिए आने वाले वर्षों में 2 सबसे बड़े निवेश अवसर भी बताया। जीनोमिक टेस्टिंग अब भारत में तेजी से सस्ती और सुलभ हो रही है। BRCA 1/2 NIPT जैसे रूटीन टेस्ट 5 से 20,000 रुपए तक उपलब्ध हैं। वहीं होल एक्सोम सिक्वेंसिंग की कीमत 25,000 से घटाकर 18,000 और संपूर्ण जीनोम सिक्वेंसिंग अगले 3 वर्षों में 20,000 से कम होने की उम्मीद है। टेस्ट की लागत में गिरावट तकनीकी प्रगति और स्थानीय कंपनियों के प्रवेश से संभव हुई है। अस्पताल और डायग्नोस्टिक श्रृंखलाएं अपनी सेवाओं को महानगरों से आगे छोटे शहरों तक ले जा रही है। साथ ही वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स और AI में निवेश बढ़ा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार अगली पीढ़ी के GST सुधारों का अर्थव्यवस्था पर मजबूत प्रभाव दिखने लगा है और इससे चालू त्योहारी सीजन में रिकॉर्ड बिक्री भी देखने को मिल रही है। इस बार पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। खबरों के मुताबिक मारुति ने 1,65,000 कारें डिलीवर की हैं। महिंद्रा की बिक्री पिछले साल की तुलना में 60% बढ़ी है। होंडा ने SUV सेगमेंट में 72% हिस्सेदारी हासिल की है और टाटा ने 50,000 वाहन बेचे हैं। बीते सप्ताह सोने और चांदी के दाम में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। 24 कैरेट सोना 1,16,954 रुपए और चांदी 1,45,610 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वैश्विक स्थिरता और सीमित आपूर्ति की वजह से निवेशक सुरक्षित धातुओं की ओर आकर्षित हुए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर लैब की स्थापना को मंजूरी दी है। ये लैब भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत बनाने और देश को चिप डिजाइन के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे भारत के पास पहले से मौजूद विशाल टैलेंट पूल को और मजबूती मिलेगी। इस लैब के निर्माण पर कुल 4.95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारत का एविएशन सेक्टर आने वाले महीनों में एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है और इसी महीने भारत को 2 नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलने वाले हैं, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन 2 नए एयरपोर्ट्स के शुरू होने से भारत के 2 प्रमुख शहर दिल्ली और मुंबई दुनिया के उन चुनिंदा शहरों की सूची में शामिल हो जाएंगे जिनके पास एक से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन रविवार को नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। इसकी कीमत लगभग 2.7% बढ़कर $1,25,245.57 पर दर्ज की गई। अमेरिकी शेयरों में हाल ही में आई तेजी और बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश के कारण ऐसा हुआ। बिटकॉइन का पिछला रिकॉर्ड स्तर इस साल अगस्त के मध्य में देखा गया था, जब कीमत $1,24,480 पर थी। कटिहार पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने माल अनलोडिंग में लगातार वृद्धि दर्ज की है। सितंबर 2025 में NFR ने कुल 1,059 ट्रक अनलोड किए और पिछले वर्ष की इसी अवधि में अनलोड किए गए 966 ट्रकों की तुलना में 9.63% अधिक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार 5 अक्टूबर को हमास अधिकारियों के मिस्र पहुंचने पर आशावादी रुख अपनाया है। अमेरिका को उम्मीद है कि ये बातचीत गाजा में लड़ाई को रोकने और बंधकों की रिहाई में मदद करेगी। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि हमारी कुछ बहुत अच्छी बैठकें हुई हैं। रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर के नेतृत्व में इजरायली वार्ताकार सोमवार को लाल सागर के शर्म अल शेख रिसोर्ट में बंधकों की रिहाई पर चर्चा के लिए मिस्र जा रहे हैं। ये वार्ता लगभग 2 साल से चल रहे गाजा संघर्ष के समाप्त करने की ट्रंप की योजना का हिस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाजा में इजरायल के युद्ध को समाप्त करने और फिलिस्तीन उग्रवादी समूह की ओर से बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने के लिए हमास के साथ बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। ट्रंप ने कहा कि वार्ता अब तक की सफल रही है। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि पहला चरण इसी सप्ताह में पूरा हो जाएगा। उन्होंने सभी पक्षों से तेजी से आगे बढ़ने का अनुरोध भी किया।
भारी बारिश के कारण नेपाल में 3 अक्टूबर से भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से सड़कें अवरुद्ध हो गई, पुल बह गए और कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ में इमारतें और बुनियादी ढांचा आंशिक रूप से डूब गया। मुख्य जिला अधिकारी तुलसी बहादुर श्रेष्ठ ने निवासियों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने सोमवार यानी आज तक बारिश की संभावना व्यक्त की है। नेपाल में आई आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारी बारिश से हुई जनहानि और क्षति दुखद है। इस कठिन समय में हम नेपाल की जनता और सरकार के साथ हैं। एक मित्रवत पड़ोसी और प्रथम प्रतिक्रिया दाता के रूप में भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति पद के महासचिव इमानुएल मॉलिन ने 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु के नेतृत्व वाली फ्रांस की नई सरकार के गठन की घोषणा की। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के करीबी सहयोगी रोलैंड लेस्पोर को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। पूर्व वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायर को रक्षा मंत्री बनाया गया। कई प्रमुख मंत्री अपने पदों पर बने रहे, जिनमें विदेश मंत्री जेन नोएल बैरोट, गृह मंत्री ब्रूनो रिटेलेउ और न्याय मंत्री गेराल्ड डॉर्मेन शामिल हैं। सीरिया के निर्वाचक मंडलों ने रविवार को नए सांसदों के लिए मतदान पूरा कर लिया, जो असद शासन से मुक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रविवार सुबह लगभग 9 बजे तक कुल 6000 मतदाताओं ने मतदान किया था। यह अप्रत्यक्ष चुनाव राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के नेतृत्व में 14 साल के युद्ध और हिंसा से जूझ रहे देश में राजनीतिक स्थिरता बनाने की कोशिशों के बीच हो रहे हैं। ब्रिटिश पुलिस ने बताया कि ससेक्स में पिस्टहेवन में शनिवार रात मस्जिद में आगजनी हमले की जांच चल रही है। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन मस्जिद और उसके बाहर खड़े वाहन को काफी नुकसान पहुंचा है। यह हमला मैनचेस्टर में हाल ही में 2 लोगों की मौत वाले हमले के कुछ दिन बाद हुआ। पुलिस ने कहा कि आरोपी एक ब्रिटिश नागरिक था और चरमपंथी इस्लामी विचारधारा से प्रेरित हो सकता है। हंगरी की संसद के सामने कोसोत स्क्वायर पर हजारों प्रदर्शनकारी 2026 के संसदीय चुनाव से पहले प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के विरोध में एकत्रित हुए। उन्होंने आर्थिक मंदी और उच्च मुद्रास्फीति के बीच सरकार के कदमों के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शन के आयोजक रॉबर्ट पुस्सर ने ओरबान के मॉस्को के साथ घनिष्ठ संबंधों की आलोचना की और उनकी तुलना असफल कम्युनिस्ट नेताओं से की। उन्होंने भीड़ से कहा कि हमें विश्वास है कि एक नया युग आएगा। अमेरिकी राज्य अल्बामा की राजधानी मोंटगोमेरी में भीड़भाड़ वाले इलाके में शनिवार रात को प्रतिद्वंदी गुटों ने एक दूसरे पर गोलीबारी की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लोग घायल हो गए। मोंटगोमेरी के पुलिस प्रमुख जेम्स ग्रेबॉयस के अनुसार घायलों में से 3 की हालत गंभीर है। पुलिस को रात करीब 11:30 बजे घटना की जानकारी मिली। हमलावरों की तलाश की जा रही है। पिछले 24 घंटों में इजरायली सशस्त्र बलों के हमले से कम 65 फिलिस्तीनी मारे गए। इन हमलों में 153 अन्य घायल हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संघर्ष शुरू होने के बाद से मारे गए गाजा निवासियों की कुल संख्या 67,139 तक पहुंच गई है और लगभग 1,70,000 घायल हुए हैं। रूस के वेनेजुएला के तट पर के पास एक कथित मादक पदार्थों से भरे जहाज पर अमेरिका द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की गई है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने वेनेजुएलाई समकक्ष इवान गिल के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान कहा कि मॉस्को इस हमले की कड़ी भर्त्सना करता है। रूसी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि दोनों मंत्रियों ने कैरेबियन सागर में वाशिंगटन की बढ़ती आक्रामक गतिविधियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जो क्षेत्र के लिए दूरगामी परिणाम ला सकती है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में भारत ने 88 रनों से शानदार जीत हासिल की। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर्स में 247 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 248 रनों का टारगेट दिया। रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 43 ओवर्स में 159 रनों पर सिमट गई। एशिया कप में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाली अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। शारजाह में खेले गए तीसरे मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था।
नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंतिम दिन भारतीय खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 और पदक अपने खाते में जोड़ लिए हैं। महिलाओं की 200 मीटर T12 दौड़ में सिमरन शर्मा और 100 मीटर T35 दौड़ में पृथ्वी पाल ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं संदीप ने 200 मीटर T44 स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारत कुल 21 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है, जिनमें 6 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। आज सिमरन शर्मा अपना फाइनल मुकाबला खेलेंगे। वहीं पुरुषों के जैवलिन थ्रो में F41 में नवदीप अपना फाइनल मुकाबला खेलेंगे। विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता मुक्केबाज मंजू रानी ने रविवार को BSF कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया, जबकि एशियाई खेलों में के स्वर्ण पदक विजेता अमित पंघाल ने पुरुषों के सेमीफाइनल में जगह बना ली। मंजू ने हरियाणा की माही सिवाज को 5-0 से हराया, जबकि पंघाल ने अपनी टीम के उस्मान अंसारी के खिलाफ 4-1 की शानदार जीत दर्ज की। पंघाल के साथ सेमीफाइनल में सेना के एस विश्वनाथ और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद हुसामुद्दीन ने भी जगह बनाई। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।